Hello students, good morning. Welcome to your own YouTube channel Learn English with Pradeep. I am Pradeep कुशवाहा. स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम कंपाउंड सेंटेंस का अध्ययन करेंगे. लास्ट की क्लासेस में हम लोग काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में सिंपल सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का अध्ययन कर चुके हैं. हमने बताया था आपको कि देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस: सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस. हमने सिंपल सेंटेंस की चर्चा की थी. हमने आपको बताया था कि सिंपल सेंटेंस में वन फाइनाइट वर्ब होता है, एक ही फाइनाइट वर्ब होता है. हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की चर्चा की थी और बताया था आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होता है और वह दोनों कंजंक्शन के द्वारा जुड़ा होता है. आज हम पढ़ते हैं हम लोग कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस किन चीज़ों से मिलकर बना होता है. तो स्टूडेंट्स, कंपाउंड सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और कम से कम एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है. यह कोऑर्डिनेट क्लॉज दी गई प्रिंसिपल क्लॉज का ही समान पदीय होना चाहिए. अर्थात जिस प्रकार से प्रिंसिपल क्लॉज का पूर्ण अर्थ निकलता है, उसका अर्थ अपने आप में कंप्लीट होता है, किसी दूसरे क्लॉज की हेल्प नहीं लेनी पड़ती उसके भाव को स्पष्ट करने के लिए. उसी प्रकार से कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है. कोऑर्डिनेट क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज के समतुल्य होता है, उसी के इक्विवेलेंट होता है. यहाँ पर भी उसके अर्थ को पूरा करने के लिए किसी अन्य क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज पर आश्रित नहीं होना पड़ता है. ठीक है. तो कोऑर्डिनेट क्लॉज को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की सहायता से जोड़ा जाता है, जो कि निम्नलिखित प्रकार से होते हैं. हम लोग जानेंगे कि प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा जोड़ा जाता है. जिस प्रकार से हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, जो कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा जुड़ा होता है. उसी प्रकार से कंपाउंड सेंटेंस है. कंपाउंड सेंटेंस प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज से मिलकर के बना होता है और इन दोनों को जोड़ने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की सहायता लेनी पड़ती है. ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन निम्न प्रकार के होते हैं. जैसे पहला नंबर है कॉम्युलेटिव कंजंक्शंस. जानेंगे पहला नंबर है आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के प्रकार में पहला प्रकार हम लोग पढ़ेंगे आज, कॉम्युलेटिव कंजंक्शंस. कॉम्युलेटिव कंजंक्शंस क्या होता है? ये योग सूचक संयोजक होते हैं. इनके द्वारा दो अलग अलग कथन प्रकट करने वाले वाक्यों को जोड़ा जाता है. जैसे एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ एंड, इसी प्रकार के कंजंक्शंस हैं. इसके उदाहरण से स्पष्ट करते हैं. हिंदी और इंग्लिश में इसका कैसे ट्रांसलेशन करना है ये समझते हैं. जैसे पहला एग्जांपल लिखा हुआ है आपके सामने, वह मेरे पास आया और मैंने उसे प्रश्न समझा दिया. यहाँ पर देखिए और हमारा क्या है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का कार्य कर रहा है. वह मेरे पास आया, भाव स्पष्ट है, मैंने उसे प्रश्न समझा दिया, ये कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है और दोनों कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा जुड़ा होता है. अर्थात जो मेन मुख्य वाक्य होता है वो प्रिंसिपल क्लॉज होता है और दूसरा जो क्लॉज है जो भी प्रिंसिपल क्लॉज की तरह ही कार्य करता है कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है. और यह दोनों कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, बॉन्ड किए होते हैं. जानते हैं पहला एग्जांपल हमने देखा, वह मेरे पास आया और मैंने उसे प्रश्न समझा दिया. इसको हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, ही केम टू मी. वह मेरे पास आया, ही केम टू मी, और एंड लगा दिया हमने, मैंने उसे समझा दिया, आई एक्सप्लेन्ड टू हिम द क्वेश्चंस. तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, वह मेरे पास आया और मैंने उसे प्रश्न समझा दिया, ही केम टू मी एंड आई एक्सप्लेन टू हिम द क्वेश्चन. ठीक है ना. उसी प्रकार से सेकेंड एग्जांपल देखिए, उसे ना केवल अपमानित किया गया बल्कि पीटा भी गया. ना केवल, नॉट ओनली बट आल्सो, भी, नॉट ओनली बट आल्सो, ना केवल लेकिन भी. इसको बनाएंगे, उसे ना केवल अपमानित किया गया बल्कि पीटा भी गया. ही वॉज नॉट ओनली इंसल्टेड बट आल्सो बीटन. कहते हैं उसे ना केवल अपमानित किया गया, ही वॉज नॉट ओनली इंसल्टेड, बल्कि पीटा भी गया, बट आल्सो बीटन. तो ही वॉज नॉट ओनली इंसल्टेड बट आल्सो बीटन, उसे ना केवल अपमानित किया गया बल्कि पीटा भी गया. उसी प्रकार से थर्ड एग्जांपल देखिए, राम ने प्रथम श्रेणी प्राप्त की और श्याम ने भी. मीन्स राम ने प्रथम श्रेणी पास की और श्याम ने भी. तो इस प्रकार से राम और श्याम दोनों ने प्रथम श्रेणी पास किया. तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, राम एज वेल एज श्याम
गॉट फर्स्ट डिवीज़न, ठीक है ना। एज वेल एज का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं ना, तो हो जाएगा यहाँ पर राम एज वेल एज श्याम गॉट फर्स्ट डिवीज़न। तो यहाँ पर देखिएगा कैसे हम लोग इसको आराम से कॉम्बिनेटिव के हेल्प से चेंज कर पा रहे हैं। उसी प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे दूसरा नंबर। दूसरा प्रकार होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का, दूसरा प्रकार होता है अल्टरनेटिव कंजंक्शंस। यह चयन सूचक संयोजक है, अर्थात यह विकल्प देता है। एक प्रकार से अल्टरनेटिव टाइप में होता है, उससे नाम से स्पष्ट है। अल्टरनेटिव कंजंक्शन मीन्स चयन सूचक संयोजक। इसमें कौन कौन से होते हैं, जैसे इसमें और होता है, इसमें नॉर होता है, आइदर और हो सकता है या फिर नाइदर नॉर हो सकता है। उसी प्रकार से एल्स होता है या फिर अदरवाइज, इसी वर्ग में आते हैं। अल्टरनेटिव कंजंक्शंस के अंतर्गत ये सभी आते हैं। कौन कौन से आते हैं, और, नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर, एल्स, अदरवाइज, ये सभी अल्टरनेटिव कंजंक्शंस के अंतर्गत आते हैं। इनके द्वारा दो कथनों के मध्य चयन का भाव प्रकट होता है, दो वाक्यों के मध्य विकल्प का भाव प्रकट होता है। जैसे वह या तो एक चोर है या फिर एक धोखेबाज। यहाँ पर देखिए वह या तो एक चोर है या धोखेबाज। देखिए यहाँ पर विकल्प दे रहे हैं, या तो वो चोर हो सकता है या फिर धोखेबाज हो सकता है। और जब इसको हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो यहाँ पर या तो और या के लिए क्या बोलते हैं, आइदर और। ना तो और ना के लिए क्या बोलते हैं, नाइदर नॉर। तो यहाँ पर हम लोग क्या है, या तो ये या तो वो मीन्स आइदर आर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा वह या तो एक चोर है या फिर एक धोखेबाज। ही इज़ आइदर अ थीफ और अ चीट। ही इज़ आइदर अ थीफ और अ चीट। वह या तो एक धोखेबाज है या चोर है। वह या तो एक चोर है या धोखेबाज है। ही इज़ आइदर अ थीफ या फिर धोखेबाज है, और अ चीट या चीटर। दूसरा नंबर देख लीजिएगा, वह ना तो पढ़ता है और ना ही दूसरों को पढ़ने देता है। ये स्पीकिंग के लिए भी महत्वपूर्ण सेंटेंस हो सकता है, स्पीकिंग के लिए भी महत्वपूर्ण क्लास हो सकती है। इसलिए इसको स्पीकिंग लर्नर भी बहुत ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखेंगे और अंत तक देखेंगे। आपको बहुत बहुत से सेंटेंसेस मिलने वाले हैं जो शायद आपने सीखना चाहा होगा, खोजना चाहा होगा, और आपको आज इस वीडियो में सब कुछ मिलने वाला है। तो जैसे दूसरा नंबर हमने एग्जांपल दिया आपको, वह ना तो पढ़ता है और ना ही दूसरों को पढ़ने देता है। हाउ टू स्पीक दिम इन इंग्लिश, हाउ टू ट्रांसलेट दिस इन इंग्लिश। तो जाएगा ही। देखिए नाइदर नॉर, ना तो और ना तो और ना ही। तो यहाँ पर नाइदर नॉर का प्रयोग करेंगे। तो वह ना तो पढ़ता है और ना ही दूसरों को पढ़ने देता है। ही नाइदर रीड्स नॉर डज ही लेट अदर्स रीड। ही नाइदर रीड्स नॉर डज ही लेट अदर्स रीड। ठीक है ना। इसको लर्न करिए, इसको बोलिए, स्पीकिंग करिए, समझिए। ग्रामर के हेल्प से भी और साथ में स्पोकन के भी हेल्प से भी इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे तेज चलो नहीं तो तुम उसे पकड़ नहीं पाओगे। तेज चलो, वॉक फास्ट, नहीं तो अदरवाइज यू विल नॉट कैच हिम। तुम उसे पकड़ नहीं पाओगे। तो वॉक फास्ट अदरवाइज यू विल नॉट कैच हिम। वॉक फास्ट अदरवाइज यू विल नॉट कैच हिम। तेज चलो नहीं तो तुम उसे पकड़ नहीं पाओगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जाना, जहाँ पर विकल्प दिया होता है, विकल्प सूचक संयोजक होते हैं, उसे हम लोग अल्टरनेटिव कंजंक्शंस बोलते हैं। तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर हमारा कहता है कि तीसरा पार्ट का नाम है हमारा एडवर्सेटिव कंजंक्शंस। ये विरोध सूचक संयोजक होते हैं। एडवर्सेटिव कंजंक्शंस मीन्स विरोध सूचक संयोजक। ये कौन कौन से होते हैं, जैसे बट, स्टिल, येट, नेवरथलेस, ओनली, हाउएवर या वेयर एज, इसी प्रकार के संयोजक हैं या इसी प्रकार के कंजंक्शंस हैं। इनके द्वारा दो विरोधी कथनों को आपस में जोड़ा जाता है। दो विरोधी सेंटेंस होते हैं, इनको आपस में जोड़ने के लिए हम लोग एडवर्सेटिव कंजंक्शंस का प्रयोग करते हैं, विरोध सूचक संयोजक का प्रयोग करते हैं। ये जैसे बट, टिल, येट, नेवरथलेस, ओनली, हाउएवर या वेयर एज, इस प्रकार के संयोजक हैं जो हम लोगों को विरोधी सूचक, दो विरोधी सूचक वाक्यों को जोड़ने में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे उसने कोई कार्य नहीं किया फिर भी वह धन चाहता था। विरोधी है ना, जब उसने कोई काम नहीं किया, धन किस चीज़ को उसको मिलेगा। लेकिन यहाँ पर विरोध हो रहा है, उसने कोई काम भी नहीं किया लेकिन धन की चाह रखता है। तो इस प्रकार से फिर भी हमारा क्या है, ये हमारा एक प्रकार से
एडवर्सेटिव कंजंक्शन से कार्य करता है। एक सेंटेंस ये हो गया, एक सेंटेंस ये हो गया, दोनों आपस में विरोधी हैं और इन विरोधी भावों को जोड़ने के लिए फिर जोड़ा गया है या फिर एडवर्सेटिव कंजंक्शंस के रूप में यूज़ किया गया है। इसको ट्रांसलेट कैसे करना है? उसने कोई कार्य नहीं किया फिर भी वह धन चाहता था। ही डिड नॉट डू एनीथिंग, ही डिड नॉट नो, ही डिड नॉट डू एनी वर्क, स्टिल ही वांटेड मनी। यहाँ पर क्या होगा? स्टिल मीन्स फिर भी, स्टिल, स्टिल मीन्स फिर भी, तो उसने कोई कार्य नहीं किया फिर भी वह धन चाहता था। ही डिड नॉट डू एनी वर्क, स्टिल ही वांटेड मनी। अब देखिए जैसे दूसरा नंबर है, उसे प्रथम पुरस्कार नहीं मिला लेकिन वह उदास नहीं था। उसे प्रथम पुरस्कार नहीं मिला लेकिन वह उदास नहीं था। तो कैसे बनाओगे? ही डिड नॉट गेट द फर्स्ट प्राइज, ही डिड नॉट गेट द फर्स्ट प्राइज बट ही वॉज नॉट सैड। ही डिड नॉट गेट द फर्स्ट प्राइज बट ही वॉज नॉट सैड। उसे प्रथम पुरस्कार नहीं मिला लेकिन वह उदास नहीं था। ही डिड नॉट गेट द फर्स्ट प्राइज बट ही वॉज नॉट सैड। कहते हैं यहाँ पर देखिए, एक ये सेंटेंस हो गया और एक ये सेंटेंस हो गया। उसे प्रथम पुरस्कार नहीं मिला तो उसे क्या उदास होना चाहिए था, लेकिन वह उदास नहीं था। यहाँ पर बट हमारा क्या है? दो विरोधी सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का कार्य कौन करता है? एडवर्सेटिव कंजंक्शंस करता है। तो यहाँ पर बट हमारा एडवर्सेटिव कंजंक्शंस है। तो ही डिड नॉट गेट द फर्स्ट प्राइज बट ही वॉज नॉट सैड। उसी प्रकार से थर्ड एग्जाम्पल देख सकते हैं। राम खेल रहा था जबकि उसका भाई पढ़ रहा था। राम खेल रहा था जबकि उसका भाई पढ़ रहा था। देखो, एक खेल रहा है और एक पढ़ रहा, दोनों विरोधाभासी हैं, लेकिन यहाँ पर जबकि का प्रयोग किया गया है। ये जबकि क्या है? दो विरोधी सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का, संयोजन का कार्य करता है, इसलिए यह हमारा एडवर्सेटिव कंजंक्शंस है। इसको एग्जाम्पल में कैसे आप लोग ट्रांसलेट करोगे? राम वाज प्लेइंग वाइल हिज ब्रदर वाज रीडिंग। राम खेल रहा था, राम वाज प्लेइंग, जबकि वाइल उसका भाई पढ़ रहा था, हिज ब्रदर वाज रीडिंग। तो इस प्रकार से हमने जाना कि ये हमारे एडवर्सेटिव कंजंक्शंस होते हैं जो दो विरोधी सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने में मदद करते हैं और ये एडवर्सेटिव कंजंक्शंस होते हैं। ठीक है, चौथा नंबर है, लास्ट नंबर हम लोग जानेंगे। इलेटिव कंजंक्शंस क्या होते हैं? इलेटिव मीन्स होता है परिणाम, कंजंक्शन मीन्स संयोजक। तो इलेटिव कंजंक्शंस मीन्स होता है परिणाम सूचक संयोजक। इलेटिव कंजंक्शंस मीन्स परिणाम सूचक संयोजक। इसको समझते हैं। ये परिणाम सूचक संयोजक होते हैं, जैसे देयरफॉर, सो, हेंस, दस, इसी प्रकार के संयोजक हैं। इनके द्वारा ऐसे वाक्यों का अनुवाद किया जाता है जिनमें कोई कार्य और उसका परिणाम प्रकट होता है। जैसे एग्जाम्पल से समझिएगा इसको भी। मैं स्वस्थ नहीं था इसलिए कल मैं स्कूल नहीं गया। यहाँ पर क्या है? परिणाम सूचक। मैं स्वस्थ नहीं था इसलिए मैं विद्यालय नहीं गया। तो यहाँ पर क्या है? परिणाम आ रहा है ना, मैं स्वस्थ नहीं था, उसका परिणाम क्या हुआ कि मैं विद्यालय नहीं गया। यहाँ पर इसलिए हमारा प्रयोग किया गया है किसके लिए? इलेटिव कंजंक्शंस के लिए, अर्थात परिणाम सूचक संयोजक के रूप में हमारा इसलिए का प्रयोग किया गया है। तो मैं स्वस्थ नहीं था इसलिए कल मैं स्कूल नहीं गया। इसको जो आप लोग ट्रांसलेट करोगे इंग्लिश में, आई वॉज नॉट वेल, मैं स्वस्थ नहीं था, आई वॉज नॉट वेल, इसलिए सो आई डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे, इसलिए मैं कल स्कूल नहीं गया। तो पूरा मिलाकर क्या हो जाएगा? मैं स्वस्थ था इसलिए कल मैं स्कूल नहीं गया, आई वॉज नॉट वेल सो आई डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। उसी प्रकार सेकेंड नंबर एग्जाम्पल देख सकते हैं। उसने पूरा प्रयास किया, इस प्रकार उसे सफलता मिली। उसने पूरा प्रयास किया और परिणाम क्या हुआ? उसे सफलता मिली। तो यहाँ पर इस प्रकार क्या है? हमारा इलेटिव कंजंक्शन है परिणाम सूचक, अर्थात इसका परिणाम दे रहा है। परिणाम दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए, और जो परिणाम दे रहे हो अर्थात परिणाम स्पष्ट कर रहे हैं, वे परिणाम सूचक संयोजक होते हैं। तो यहाँ पर इसलिए या सो परिणाम सूचक सेंटेंस है। यहाँ पर 10 या इस प्रकार परिणाम सूचक संयोजक है। तो यहाँ पर उसने पूरा प्रयास किया, इस प्रकार उसे सफलता मिली। ही ट्राइड हिज बेस्ट, उसने पूरा प्रयास किया। ही ट्राइड हिज बेस्ट, इस प्रकार 10 इस प्रकार ही गॉट सक्सेस, वह सफल हुआ। तो उसने पूरा प्रयास किया, ही ट्राइड हिज बेस्ट, इस प्रकार उसे सफलता मिली। 10 ही गॉट सक्सेस। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं। अब हमें देर हो चुकी है, अतः हमें वहाँ जाने से कोई लाभ नहीं है। अब हमें देर हो चुकी है, वी आर लेट नाउ,
अतः, देयरफॉर, हमें वहाँ जाने से कोई लाभ नहीं होगा। देयर इज़ नो यूज़ ऑफ गोइंग देयर। इस प्रकार दोनों जोड़ोगे। अब हमें देर हो चुकी है, अतः हमें वहाँ जाने से कोई लाभ नहीं है। वी आर लेट नाउ, देयरफॉर देयर इज़ नो यूज़ टू गो देयर। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमने जाना कि कैसे हमने कंपाउंड सेंटेंसेस को जाना। हमने जाना कंपाउंड सेंटेंस के 4 भाग होते हैं, या 4 कंपाउंड सेंटेंस के 2 भाग होते हैं। कौन कौन से? प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज एक होता है, कोऑर्डिनेट क्लॉज यहाँ पर भी एक या एक से अधिक हो सकते हैं। इस प्रकार से दोनों कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से आपस में जुड़े होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस 4 प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कोमुलेटिव कंजंक्शन, ये योग सूचक होते हैं। दूसरा आपको बताया मैंने अल्टरनेटिव कंजंक्शंस, ये विकल्प सूचक होते हैं। तीसरा मैंने बताया आपको एडवर्सेटिव कंजंक्शंस, ये 2 विरोधी सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने में हेल्प करते हैं। चौथा आपने जाना इलेटिव कंजंक्शंस, ये परिणाम सूचक होते हैं। इस प्रकार से ये था आज की क्लास। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।